वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब ने, जो कि MNA हैं और इनका ताल्लुक PMLN से है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप लोग कहते हैं कि बानी PTI से जो मुलाकातें हैं वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, मगर वज़ीर आला जैसे आईनी ओहदेदार को भी रोका जा रहा है, तो क्या ये कानून की अमलदारी है या सियासी कंट्रोल का तासुर नहीं दे रहे आप लोग? देखिए, गुजारिश ये है कि मेरी राय ये है कि हमारा तर्ज अमल इमरान खान के तर्ज अमल से, उसकी कायम करदा रवायात से और मिसालों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। देखें, वो तो इस तरह का इंतकामी उनका जहन था, अच्छी जहनीत थी, विंडिक्टिव माइंडसेट था कि मुल्क से बाहर जाकर भी उनके आसाब पे सवार रहता था मियां नवाज शरीफ और बाकी जो अपोजिशन लीडर थे। वहां जाके भी किसी कौमी मसले पे बात करने की बजाय उन्होंने ये कहना ज्यादा मुनासिब समझा कि मैं जाके नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा। ये थी उनकी माइंडसेट की सूरत हाल। तो बात यह है कि यहाँ भी आपको याद है कि DGFI जो थे उस दौर के, ये बशीर मेमन साहब उनको बुला के इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म कहा करते थे कि फलां पे आर्टिकल 6 लगाओ, फलां को अंदर करो, फलां को गिरफ्तार करो। यानी उनको चैन नहीं आता था जब तक ये है कि हर रोज कोई ना कोई अपोजिशन लीडर जो है उसको जेल में ना भिजवा सके। तो बात यह है कि उनका जो तर्ज अमल था, हमें उसकी तकलीफ नहीं करनी है, ना करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जो कानून के मुताबिक जो जरूरी सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए। उनके वकला को भी उनसे मिलने की इजाजत होनी चाहिए और उनके रिश्तेदारों की भी उनसे मिलने की इजाजत होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ये देखें, किसी शख्स को भी आज शख्स को ये है कि देखें अपने जमहूरी किरदार अदा करने की इजाजत होनी चाहिए, उसको हकूक मिलने चाहिए जो उसके बुनियादी हकूक हैं। लेकिन हर तमाम हकूक जो है उनकी भी कोई हदूद और क़यूद है। लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखें, किसी शख्स को मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बदजुबानी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी को मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये किसी को ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि ये हदूद और क़यूद जो है वो बिल्कुल मुतय्यन है, उनकी पाबंदी की जाए तो फिर यह है कि उनको इजाजत होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों को भी, उनके वकला को भी मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, हमें हमीद गुल साहब आपसे जानना चाहूँगी। हमीद गुल साहब बताइए, क्या रियासत की ये जो सख्ती है कानूनी ज़रूरत है, या ये एक ऐसा बयानिया तश्कील दे रही है जो PTI को मजलूम बना रहा है? जहाँ तक ताल्लुक है जो मौजूदा अभी सूरत हाल का, इसके अंदर तहरीक-ए-इंसाफ जो है और जो मौजूदा हुकूमत है, दोनों का जो रवैया रहा माजी के अंदर या मौजूदा सूरत हाल में PTI का, वो मुझे नहीं समझ आती कि वो अफवाज पाकिस्तान मुखालफत क्यों करते हैं। चाहे जब जरदारी साहब होते हैं तो वो ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं, मेमो गेट स्कैंडल की जिक्र आता है, कभी जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब को बकायदा चार्जशीट करते हैं। इसी तरीके से जो है फिर वो डॉन लीक्स की बात आती है, फिर जो है वो सिटिंग DGISI जो भी है, आज वो बेशक उनको सजा हो गई है, लेकिन फैसलाबाद के जलसे में एक हाजिर सर्विस DGISI के खिलाफ नारेबाजी करवाना, क्या ये रवायात ठीक थी? और अब जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने 9 मई को किया, जो कायदे आजम का घर जलाया गया, कोर कमांडर हाउस भी था वो, और GHQ पर हमला किया गया, ISI के इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया, एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला किया गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जलाया गया, तो ये कौन से रवैये हैं? आज हम किसके साथ खड़े हैं? हम दुश्मन के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? ये रवैये जो है ये मुक्ति बहानी के वजह से बनते हैं। मुक्ति बहानी के अंदर भी जो है वो मुक्ति बहानी पाकिस्तान की दुश्मन नहीं थी, बल्कि मुक्ति बहानी के पीछे जो भारत का मकरू हाथ था वो पाकिस्तान का दुश्मन था। नतीजा जो हुआ वो आज आपके सामने है। इसलिए बेहतर यह है कि हमें ये जो बिल्कुल सही है, अगर कानून के मुताबिक, जैसे डॉक्टर निसार चीमा साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि उनको हर किस्म की सहूलियात मिलनी चाहिए, लेकिन क्या
ऐसी सहूलियात आम कैदी को भी मिल रही हैं, क्योंकि वो वहाँ एक क्रिमिनल मुकदमे में है, वो एक सियासी मुकदमे में नहीं है। उनके ऊपर जो मामला है वो इद्दत का मामला है, उनके ऊपर जो मामलात हैं वो करप्शन के मामलात हैं। ऐसे शख्स के लिए क्या बाकी जेल में भी लोगों को देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं? क्या उनको देसी घी के अंदर जो है वो मामलात मिल रहे हैं? उनको सर फिर भी लेकिन पीटीआई का तो शिकवा रहता ही है, पीटीआई फिर भी रोती गाती रहती है कि जो है वो बानी पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना वीआईपी ट्रीटमेंट उनको जेल में मिल रहा है तो शायद ही किसी और को मिला होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये कैद बामुशक्कत थी ना, तो ये कैद बामुशक्कती तो नहीं है, उनको तो मुशक्कती मिले हुए हैं, तो फिर मतलब मुशक्कत तो वो मजदूर कर रहे हैं जो बेचारे दूसरे कैदी हैं। क्या बाकी कैदियों को भी? अडयाला जेल के कैदियों ने खत लिखा था और कहा था कि हमें भी ये सहूलियात दी जाए, हमें भी देसी मुर्गे दिए जाएं, हमें भी रोजाना मुलाकातियों की इजाजत दी जाए, हमें भी यहाँ से जो है ट्विटर की सहूलत जो है वो फराहम की जाए, हमें भी जो है एक्सरसाइज मशीनें और मुशक्कती दिए जाए। ये कौन सी जो है वो जेल है? मैं नहीं कह रहा बहरहाल जेल जेल होती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद बात एक ही है और वो ये है कि जब आप जो है पाकिस्तान में जजा करने वाले को जिसको जजा होनी चाहिए है उसको सजा मिल रही है, और जिसको सजा मिलनी चाहिए है उसको जजा मिलती है। साल 2 साल के बाद जेल काटने के बाद पता चलता है कि वजारत उज़्मा का मसनद के ऊपर जो है वो बिठा दिया जाता है। तो ये इस तरह से तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है। ये प्रॉब्लम किसी फर्द वाहिद की नहीं, किसी पार्टी की नहीं है। पार्टियां तो सारी अच्छी थी, पार्टियां तो सारी पाकिस्तान के मफादात में काम करती थी, लेकिन ये कब से पार्टियों ने अपनी रात के मफादात में, अब आप देख लीजिए ना कि तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला हैं उनकी तरजीहात में अडयाला जेल का जो है वो वहाँ उसका चक्कर लगाना ज्यादा जरूरी है, तवाफ ज्यादा मकसूद है, बजाय इसके कि वो सूबे की हालत आजार का 74% जिस सूबे में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ हो, जहां लोगों को रोटी रोशनी रोजगार का मसला हो, जहां मईशत जो है वो बिल्कुल उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई हो, ऐसे वक्त में आप मुझे बताएं कि क्या अडयाला जेल प्रायोरिटी बनता है? हाँ, एज ए पार्टी कारकुन वाकई बनता है, लेकिन एज ए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव क्या ये आइन से तजावज नहीं कर गया? क्या ये बिल्कुल आप सही बात करें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जब हम पीटीआई से ये सवाल करते हैं कि आपका जो केपीके का जो वज़ीर आला है उसका जब से वो उन्होंने ओहदा संभाला है उनका सिर्फ एक ही नैरेटिव है कि काम से मुलाकात करनी, मतलब सूबा जो है उसमें इतने मसाइल हैं, तो वही कहते हैं कि नहीं जी हम तो 15 साल से हमारी हुकूमत है तो हम इसलिए तो जीत रहे हैं क्योंकि लोग हमें मैंडेट दे रहे हैं, हम वहाँ डिलीवर कर रहे हैं, वो तो ये कहते हैं। देखिए लोग मैंडेट दे रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, लोगों ने सारा मैंडेट ये फॉर्म 45, 47 की हुकूमत जो है ये सिंध में आई, बलूचिस्तान में आई, पंजाब में आई, फेडरल में आई, अल्लाह का शुक्र है नहीं आई तो केपी में नहीं आई, बाकी सारी जगह फॉर्म 45, 47 वहां धांधली हुई, जहां आप जीत गए वहां धांधली बिल्कुल नहीं हुई, वहां जो है शफाफियत रही। ये खुदा के लिए ये इस किस्म के दोगले नैरेटिव जो है, अभी कौम जो है बड़ी समझदार हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, आप बहुत जल्द देखेंगे इस कौम में जेन ज़ी जो है वो खड़ी हो जाएगी और ये जेन ज़ी से आप बच नहीं पाएंगे। अगर वो श्रीलंका में नहीं छोड़ा उसने, बांग्लादेश में नहीं छोड़ा, नेपाल में नहीं छोड़ा, चीन में नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा, अरब दुनिया में नहीं छोड़ा, आज जो मगरिब जो है वहाँ नौजवान जो है सड़कों पे बाहर निकला हुआ है, खुद अमेरिका और बरतानिया के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान कैसे बच जाएगा? Exactly. तो ये है आपके मुल्क में करप्शन हो रही है, करप्शन के इंडेक्स में आप 135वें नंबर पे आ गए हैं। आज कितना मजेदार एक मैं आपको लतीफा भी सुना दूं बहुत, क्योंकि आज माशाल्लाह मुबारक हो कि नैब ने, पाकिस्तान की नैब ने और नाइजीरिया की नैब ने दोनों ने मुआहदा किया है, करप्शन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान का करप्शन में 135 नंबर है, नाइजीरिया का 140वां नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो आपको। हम फिर भी आगे हैं, जीत गए हम यानी। ठीक है, अभी ठीक है, इस किस्म के भोंडे मजाक अगर आपने करने हैं तो फिर मतलब आप क्या कहाँ खड़े हैं? तो कौम को एक कितना खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला ने माला माल किया है, तमाम हर किस्म की जो सहूलत है दी है, 5 मौसम है, हमारे पास जमीन हमवार है, हमारे पास जो है मादनियात है, हमारे पास जो है बेहतरीन महलो वकू है, हमारे पास बेहतरीन कौम है, अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, यही बाहर दुनिया में जाते हैं अपना नाम जो है मनवाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ वही वाली बात है कि यहाँ एक सियासी निजाम ऐसा जो है हमें गिरफ्त कर गया है
जिसमें सियासत जो है वो पहली बात है मौरूसियत का शिकार है, दूसरी जानिब जो है जो मतलब आप अंदाजा करें कि बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं, बाकी सारे लोग जो है वो पीछे दरबारियों की तरह हाथ बांध करके खड़े हैं। क्यों भाई, क्या पार्टी ने मेहनत नहीं की? उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काबिल लोग मौजूद हैं। एतजाज अहसन साहब ने क्यों छोड़ा था? वन ऑफ द रीजन था ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग में मैं मानता हूं मरियम साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्या बाकी मुस्लिम लीग में क्या पाए के लोग मौजूद नहीं हैं? और इसी तरीके से क्या इमरान खान के अलावा मतलब आज अलीमा खान की क्या हैसियत है, आप मुझे बताएं ना। क्या पार्टी के अंदर उनका कोई ओहदा है? क्या पार्टी के अंदर उनका कोई मैंडेट है? लेकिन वो अलीमा खान साहिबा जो है वो लीड कर रही है, बाकी सारे लोग जो है वो कवाली गा रहे हैं। मतलब नॉनसेंस है ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बना दी है अब्दुल हमीद साहब। मसला यही है, जब पीटीआई से हम ये सब बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो फैमिली है, फैमिली को जो उससे नहीं मिलाएं, और मतलब बिल्कुल लेव एक्सक्यूजेस वहां से आती है। डॉक्टर निसार साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर निसार साहब, आप ये बताइए कि जो फैज़ हमीद और बानी पीटीआई के जो ताल्लुक को बुनियाद बनाकर 9 मई के वाक़या जो जोड़े जा रहे हैं, तो सर क्या हुकूमत के पास ऐसे नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हैं जो सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि अदालतों में भी फैसला कौन हो? क्योंकि सर हम तो ये देख रहे हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसका महवर, उसका बयानिया सिर्फ इर्द गिर्द घूमता है पीटीआई के। देखिए गुजारिश ये है कि अब्दुल्ला गुल साहब की मैं बातें सुन रहा था और मुझे उनके वालिद मोहतरम याद आ रहे थे। बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत थी। पाकिस्तान ने जो अजीम तरीन जर्नैल पैदा किए हैं ना, ही वाज वन ऑफ देम थी। बल्कि आलम इस्लाम ने दौरे हाजिर में जो अजीम तरीन जर्नैल पैदा किए हैं उन्हीं में जनरल हमीद गुल थे, और उनको देख के क्रूनी गुला के मुसलमान जर्नैल याद आते थे। तो ये है कि बहुत बदकिस्मती से ये है कि वो हर शोबे में बड़ी तनजली हुई है। ये है कि हर शोबे में, हर इदारे में बड़ी तनजली हुई है, और ये बड़ा लम्हा फिक्री है पूरी कौम के लिए। बात यह है कि जो आपने फैज़ हमीद का जिक्र किया, देखें ये उनको उनके खिलाफ जो चार्जेस है जो उनको जिनकी बुनियाद पे उनको सजा मिली है, उनमें पहला जो है वो यही है कि उन्होंने वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होते रहे, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे। अगर ये है कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत इदारे ने वाकई ये फैसला कर लिया, जब भी ये फैसला कर लिया, और अगर ये कर लिया है तो बड़ा ही खुशाइंद है कि जिसने भी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस ये जो भी होगा उसका हिसाब किया जाएगा, तो ये मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए बहुत खुशाइंद है, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना जो है ये मुल्की मफाद में है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो 9 मई के वाक़यात की जो बात हो रही है, जो 9 मई को जो वाक़या रूनुमा हुआ था, तो ऑब्वियसली बानी पीटीआई तो जेल में थे, तो क्या हुकूमत के पास ऐसे कोई ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं कि जिससे ये साबित हो कि जी बानी पीटीआई ने इसका हुक्म दिया था कि आप जाके वहाँ पे जलाओ गिराओ करें और फौजी तंसीबात और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको निशाना बनाएं? ये कैसे साबित करेंगे आप लोग? देखें अगर कोई ऐसा कोई एविडेंस है तो बाजार है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये है कि देखें अगर ये जिनकी तरफ चंद वाकया जिनकी तरफ अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ये इशारा किया, देखें जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जो है उस पर हमला किया, जिरा हाउस को जलाया जो कायद आज़म का घर था लाहौर में, एम आलम के जहाज को, एम आलम जो है हमारे कौमी हीरो थे, उनके जहाज को नजर आतिश किया, कल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ा। इस तरह के बेशुमार हमारे जो सिंबल्स ऑफ प्राइड थे, हमारे जो है जो एक यानी जो निशानात थे हमारे तफाखुर के, उनकी अलामतें थी, वो उनको नुकसान पहुंचाया। तो जाहिर है कि ऐसे लोग जो है ऐसे अफराद तो वो बिल्कुल काबिल माफी नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस बुनियाद पे पूरी पार्टी को मुल्क दुश्मन करार देना, गद्दार करार देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने हदूद क्रॉस की, जिन्होंने इस तरह की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हुए, वो जो है वो, और अगर यह है कि वो उनके कोई प्लानिंग कही हुई है और प्लानिंग में जो मुलव्वस थे, बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी बुनियाद पे पूरी जमात को मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना या उसको मुल्क दुश्मन करार देना, गद्दार करार देना, ये नामुनासिब होगा, ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला हमीद साहब ये बताइए, क्या ये केस जो है वो मजबूत कानूनी बुनियादों पर खड़ा है या ज़्यादातर सियासी नैरेटिव और मफरूज़ों पर जो है निसार कर रहा है? क्या कहेंगे आप?
देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उनसे ये कहूंगा कि मैं उनके लिए साहब बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे वो अब्दुल्ला ही कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहरहाल देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि एक तो मैं फैज साहब के हवाले से जरूर बात करूंगा। देखिए, जनरल फैज साहब का जो भी वाकया हुआ, आप ये बता दीजिए कि क्या जनरल फैज के दो बातें कि अगर वादा व मास गवाह बनना होता तो फिर तो सजा ही नहीं होती उनको, इसका मतलब है कि वादा मास गवाह वो नहीं बने। दूसरी बात यह है कि क्या अगर ये साबित भी हो जाए कि 9 मई में इमरान खान साहब ने अपने हाथ से फर्ज करें जुमा हाउस को तीली लगाई थी, तो क्या सजा मिल जाएगी उनको? फिर क्या फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? ये माजी के जरा मिसालों को सामने जरूर रख लेना चाहिए। मेरे ख्याल में मुद्दब्बराना इस टाइम पे और बड़ी डीप थिंकिंग की जरूरत है, और अपनी चीजों को रिव्यू करना बड़ा जरूरी होता है। इंसान का अपना कैथारसिस जो है वो बड़ा जरूरी होता है। मैं मानता हूँ कि 9 मई के वाकयात में किसी को माफी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने माफी दी तो रोजाना ये फिर आए दिन वारदातें होंगी। बिल्कुल। इसलिए दूसरी जानिब जो है वो मैं डॉक्टर साहब से ये भी बिल्कुल इत्तेफाक राय रखता हूँ कि कई तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अब आप देखें, जो मफाहमियत की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हाँ ये नैरेटिव जो हम आदिल राजा को जो फॉलो कर रहे हैं, हम जो इंडिया की लाइन टो कर रहे हैं, हम जो अफगान तालिबान की लाइन टो कर रहे हैं, ये गलत है। हमें अपने रियासत, अपने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत कायम है। अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तकलीफ पहुंचती है तो फिर इसका मतलब है कि ना पार्टी होगी, ना कोई ना। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के ऊपर मफरूज़े तो खैर नहीं है, क्योंकि जितने मामलात हैं वो बिल्कुल अदालती सतह के ऊपर हैं। सोशल मीडिया ने दिखाए हैं, चैनल 5 ने दुनिया को दिखाया है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, ये सिर्फ बानी पीटीआई का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक जमात का बहरान नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत के मिजाज का सवाल है। ताकत, कानून और सियासत, जब ये तीनों एक दूसरे से बात करना छोड़ दें तो फैसले अदालतों में नहीं सड़कों पर लिखे जाते हैं, और इसकी कीमत रियासत भी अदा करती है और सियासत भी। बानी पीटीआई की सियासत हो या हुकूमत की हिकमत अमली, दोनों इस नुक्ते पर आकर खड़ी हैं जहां जिद मुफाहमत से बड़ी हो चुकी है, और तारीख बताती है कि इस मोड़ पर कोई भी फरीक फातेह नहीं होता। सवाल अब ये नहीं कि केस मजबूत है या बयानिया, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक और तसादुम का मुतहम्मिल हो सकता है, या अब सियासत को अकल, आइन और बर्दाश्त की तरफ लौटना होगा। ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं नाज़रीन, फैसला मगर अभी बाकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।